अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंटरव्यू प्रिपरेशन का मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो सवाल है वो भेजे हैं मैविश ने। तो आज मैविश के सवाल को हम डिस्कस करेंगे। देखिए बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी इसी तरह वो भेजते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना वो पीडीएफ वो हैंड रिटन लिख के वो भेजी हैं और फिर उनकी जो पिक्स बनाकर वो फिर उनको कैम स्कैनर में उनको किया है। तो मसला ये आ जाता है कि जब आप वो पिक्स बनाते हैं ना तो वो सही तरह रिजल्ट उसका आता नहीं है। तो मतलब अगर इस तरह कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो ये कोशिश करें कि जो आप हैंड रिटन बनाए ना वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक है ना ये आपके पास परमानेंट रहना है। तो अगर आप ऐसा गंदा मंदा लिखेंगे या आपकी जो पिक्स का जो रिजल्ट है वो सही ना होगा तो फिर जब कुछ मंथ बाद जब आप दोबारा इसको ओपन करके देखेंगे तो फिर आपको अपने सवालात की जवाब भी वो समझ नहीं आनी। समटाइम ऐसा होता है कि मैं अपने लिखे की समझ नहीं आती। तो आज इंटरव्यू प्रिपरेशन का ये लेक्चर नंबर 1 होगा फॉर मेजरमेंट। तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है, व्हेन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एरर फिजिक्स हमने पढ़ा भी था कि जो मेजरमेंट सम टाइम क्या होता है कि जो नेगेटिव साइन होता है मैग्नीट्यूड के साथ, तो उस टाइम जिस टाइम नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड के साथ होता है उस टाइम नेगेटिव साइन डायरेक्शन को नहीं बताता। वैसे फिजिक्स में जहाँ भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन को, ये अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा होता है। तो जैसे कि हमने वो पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये हमारा हुक्स लॉ है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसमें अच्छा कोई बता सकता है कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये अपोजिट डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। और ये कौन सी फोर्स है? ये कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ जी, रीस्टोरिंग फोर्स, ये हमारी रीस्टोरिंग फोर्स है। तो जब हम स्प्रिंग को या मैस को इस तरह डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जब मैस या स्प्रिंग इस डायरेक्शन में जाता है तो तब भी फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। और यही हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होती है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है तो इट मींस जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। तो यानी कि यहाँ पर वो नेगेटिव साइन में बताता है डायरेक्शन के बारे में। तो हर दफा क्या होता है कि वैसे तो जो मैग्नीट्यूड होती है ना वो हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। जहाँ पर नेगेटिव मैग्नीट्यूड मिले तो हम मॉड लगा लेते हैं। अगर आप वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देखें ना तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होती है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू आती है तो हम मॉड लगा देते हैं। तो मॉड जब लगाते हैं तो उस नेगेटिव साइन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। सर इसका इंक्रीज या डिक्रीज से कोई ताल्लुक नहीं। किसका ताल्लुक आप पूछ रही है मैविश? यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब मीन्स अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन कब होता है। सर नेगेटिव तो तब होती है ना जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो हो वो डिक्रीज हो रही हो, हाँ जी। तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सेलरेशन क्या होती? सेम होती है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। हाँ जी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। और जब वेलोसिटी कम जी, होती है तो तब एक्सेलरेशन और तो वेलोसिटी की वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। और तब जो जी वेलोसिटी के कम होने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डेक्लेरेशन। तीन नाम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डेक्लेरेशन। तो डिसलरेशन जी। हाँ जी।
तो हमने अभी ये देखा कि जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो सकती है। अब देखिए एनर्जी, जब आपने पढ़ी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर आप क्या यूज करते हैं? माइनस जी, आई थिंक सो कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। स्मॉल एम भी होता है, 2 एम होते हैं। तो ये नेगेटिव साइन आप पढ़ते हैं ना, तो ये किस केस जी में पढ़ती हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में। एनर्जी तो स्केलर होती है, जी एनर्जी की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो जब एनर्जी की डायरेक्शन नहीं है तो ये नेगेटिव साइन हमें फिर क्या एनर्जी की डायरेक्शन बता रहा है? नहीं। तो वही मैं आपसे बात बता रहा था कि जब, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव है ना, वो अब मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव है। यहाँ पे जो नेगेटिव है वो मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव नहीं है, एक्स हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को बता रही है। किसके डायरेक्शन को बता रही है? फोर्स की डायरेक्शन को। यहाँ पर नेगेटिव साइन बताता है कि जी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड के साथ है। हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है, यानी कि 13.6 आपने फोर्थ मॉडल में हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी एनर्जीज क्या आती है? नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? यहाँ पर डायरेक्शन तो नहीं बताता। एब्सोल्यूट पोटेंशियल में, जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल में हाँ जी, यहाँ पर नेगेटिव साइन का क्या मतलब होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस ऑपोजिट टू में? अर्थ, ऑपोजिट टू अर्थ जब जा रही है तो वो एब्सोल्यूट तो फिर आप पोटेंशियल डायरेक्शन एनर्जी बता रहे हैं, नेगेटिव होती है। वो तो फिर आप डायरेक्शन बता रहे हैं, नहीं, आप कह जैसे हम किसी बॉडी को अर्थ अर्थ के करीब तरीन लाते जाते हैं तो ये पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मोर पॉजिटिव होती है। जब हम इसको बॉडी को अवे लेके जाते हैं तो ये मोर नेगेटिव कंसीडर होती है, जी की वैल्यू के, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट। जब जमीन से ऊपर जाती है, दूर जाती है, तो तब मोर नेगेटिव होती है? जी नहीं, जब जमीन से ऊपर जाती है तो एक वक्त आता है जब उसका ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाता है, जी तो जी, अप वहां, टू इनफाइनाइट, हाँ जी, इनफाइनाइट रेंज तक वो मोर नेगेटिव होती है। जीरो होती है। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी? एट इंफिनिटी जीरो। जीरो कैसे आता? -13 से वो वैल्यू कम होती चली जाएगी, लेस नेगेटिव होगा, तब तो वो जीरो तक पहुंचेगा ना। अगर मोर नेगेटिव थे तो ये जी 13.6 आगे की तरफ जाना चाहिए। तो इट मीन जब आप जमीन की तरफ सही। आती हैं तो तब ये हमारे पास मोर नेगेटिव होगी, और जब हम जमीन से दूर जाते हैं तब ये इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम ग्रेविटी फील्ड से दूर जाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे आप इलेक्ट्रॉन के अच्छा, केस में फिर पढ़ा था, मुझे कंफ्यूजन हुई। आप जी इलेक्ट्रॉन के केस में पढ़ा था, n इक्वल टू 1 के लिए -13.6 है, फिर वो -5.4 आता है, -3.4, करते करते फिर आप इंफिनिटी के लिए उसकी वैल्यू क्या लेती हैं? जीरो लेती हैं। तो जीरो तभी आते हैं जब इसकी वैल्यू क्या हो रही हो? ज्यादा हो रही हो। इंक्रीज हो रही है। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज होती है, और जब हम आगे जाते हैं तो तब इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज कैसी होती है? शायद है कि जब वो लेस नेगेटिव होगी, क्योंकि लेस नेगेटिव होगी तो तभी तो इंक्रीज होगी ना। अगर मोर पॉजिटिव, क्योंकि जो -3 है ये बड़ा है और -9 ये छोटा है, और -3 लेस नेगेटिव है और -9 मोर नेगेटिव है। क्लियर है? जी जी। लेकिन आपने अभी सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन तो नहीं बता सकता क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। आप ये तो नहीं सर बता ये फिर सकते। बता रहा है डिक्रीज, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये नेगेटिव साइन आता क्यों है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये पूछ रहा हूँ, जी, ये नेगेटिव साइन आता क्यों? अभी आपने बताया ना, हम जब ये जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो वो मोर नेगेटिव होता जाता है, रीजन मतलब पूछ रहा हूँ पोटेंशियल ना, एनर्जी डिक्रीज करती जाती वो है। तो मैंने आपको बता दिया ऐसा होता है, लेकिन रीजन पूछ रहा हूँ किसकी रीजन? कि नेगेटिव साइन आता क्यों है।
वो तो मैंने आपको बता दिया कि लेस नेगेटिव, मोर पॉजिटिव, डिक्रीज या इंक्रीज है, लेकिन मैंने अभी रीजन की उसकी बात वजह से की नहीं आता। नहीं। आप देखें, अब मैं स्टार्ट से ही वो उसके नेगेटिव साइन आ जाता है कि अगर ये अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है ना, तो यहाँ पर भी उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर जाएंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी ऐसे। तो नेगेटिव तो शुरू में आ जाता है, तो क्यों आता है? ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में ना आपसे फार्मूलाज की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस पे पूछ लेती हैं, लिमिटेशन पे पूछ लेती हैं। आपको कोई फार्मूला लिख के बताते हैं, वो कहते हैं बताएं इसमें ये चीज क्या यूज हो रही है। खास करके जो है ना, इस तरह के जैसे आपके ये लेंस लॉ का इंटरव्यू में पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रो जो हमारा ईएमएफ है, तो इसमें डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आता है। तो इसमें वो पूछती हैं कि ये नेगेटिव साइन है, ये हमें क्या बताता है। तो इसके ऊपर हम बाद में आती हैं। फिलहाल आप मुझे बताएं कि ये नेगेटिव साइन की क्यों आता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। और मैं उससे सवाल किया है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर नेगेटिव साइन डायरेक्शन के साथ और कहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ। देखिए, अब जाहिर है कि जो आपके पास मैविश टाइम टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपके पास लेंथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैथ मैथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। टेम्परेचर आपका अच्छा, ये नेगेटिव हो मुझे सकता है। कुछ याद आ रहा है इसका कि मैंने वैसे बताया होगा। नेगेटिव साइन हम क्यों लेते हैं, क्लियर है लगाते मैं? हैं। डिस्टेंस एंड फोर्स आर अपोजिट ईच अदर, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। मैं वैसे इसका आंसर वो समन ने बता दिया, और आप कह रही है कि डिस्टेंस एंड फोर्स आर अपोजिट, इसका कोई मतलब है? डिस्टेंस कैसे अपोज कर सकता है, आप ये बताएं ना पहले। सर ये पॉइंट अगर आप सुन लें जी। कि नेगेटिव साइन इस वजह से होता है कि हमें जो है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पे करनी पड़ती है ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए। हाँ तो जी, और इस उसकी सिस्टम वजह को से हम जो क्या हम लोग कहते हैं? बाउंड सिस्टम होता है। बाउंड सिस्टम, ये आंसर है कि यहाँ जी पर नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये सिस्टम बाउंड है। जी सिस्टम बाउंड होने का मतलब क्या है कि जितनी आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी ना, उतनी आप इसको दे जी दें, तो सिस्टम ये पार्टिकल आपको आजाद करके दे देगा। यानी कि आप ये कह जी सकते हैं कि आपका जुर्माना जो आपने भरना है, तो जब आप जुर्माना भर देंगे, तो फिर जो है ना, आपका जो बनता है वो आपको मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हो सकते हैं। हाँ जी, आप उस जी पार्टिकल को निकाल सकते हैं, वो फिर फ्री पार्टिकल बन जाता है। तो सही। ये नेगेटिव साइन का मतलब है दिस सिस्टम इज द बाउंड सिस्टम। ये ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है। फिर आगे आप बाउंड सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे इंटरव्यू में आप बोलेंगे सर कि बाउंड सिस्टम का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर इसकी एनर्जी एनर्जी की एग्जांपल भी आपको वैल्यूज एक्यूरेटली याद होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड की पूछें, तो फिर आप वो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू दे, वो अगर आप बोले कि अगर लेट्स सपोज ये वैल्यू है, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड में तो कुछ भी हो सकती है ना। आप बोले लेट्स सपोज अगर इसकी वैल्यू -4 जूल एनर्जी है, तो फिर आप क्या अच्छा सर, करेंगे जी? ये बाउंड सिस्टम में तो इट मीन्स कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलना चाह रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उतनी ही अमाउंट की हमें एनर्जी पे करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी 10 है। जी मतलब ये एनर्जी है, ये ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड है, ठीक है। सही। तो अच्छा ये बताएं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का असल मतलब क्या है, या पोटेंशियल एनर्जी का असल मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कैसे अराइज होती है? ड्यू टू पोजीशन मतलब इसकी दो टाइप्स होती हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये अराइज क्यों होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आती क्यों है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ जी, स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी, ठीक है। तो लेकिन ये होती क्यों है? किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जब एनर्जी स्टोर हो जाती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जब किसी भी सिस्टम पे एक्ट करती है और वो एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है।
it may be due to height or compression or stretchness. पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से आती है, और ये हमेशा अगर आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे ना तब ये एनर्जी स्टोर आती है। यानी कि जब आप वर्क करते हैं ना, तो जो वर्क आप करती हैं वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है बॉडी में। तो आप देखिए, अगर आप टूवर्ड्स द अर्थ आ रहे हैं, तो जब आप टूवर्ड्स द अर्थ आएंगे तो तब क्या होगा कि चूंकि जमीन भी नीचे उसको खींच रही है, इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी विद द ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना, तो चूंकि वहां पर आप मैक्रोस्कोपिक बॉडीज लेती हैं, तो आप बताएंगे इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी विद ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर वहां पर आप बात करेंगे कि इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वो न्यूक्लियस, वहां पर ये तब अराइज होती है। ये देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पर आप ये वो डेफिनेशन ही आप मिलती है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या स्प्रिंग को वो उसको मूव एक्सटेंड करेंगे, तो आप उसके अंदर अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और चूंकि स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद होती है, जिस तरह जमीन के पास ग्रेविटेशनल फील्ड था, न्यूक्लियस के पास आपने उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो स्प्रिंग के पास रीस्टोरिंग फोर्स है। तो आपने अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हैं। तो जो जब आप अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेंगे, तो जो आप एनर्जी लगाएंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, सर वो इंट्रैक्शन से नहीं होगी। इंट्रैक्शन का वर्ड हम यूज करेंगे ये ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर हमें वो ग्रेविटेशन वो इंट्रैक्शन का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन सर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसको भी तो हम पोटेंशियल एनर्जी की टाइप को कंसीडर करते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वहां पर आप अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स आप वो करते हैं, वर्क डन करते हैं। तो चलिए वहां पर भी आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा छोटे पर जो यूज होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। कि वहां पर क्या होता है कि फील्ड आपको नीचे खींचता है, तो आप क्या करती हैं, आप पार्टी को आप ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल है, तो अगर वो पॉजिटिव फील्ड होगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपने चार्ज को दूर लेके जाना है, और ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन डिवेलप होती हैं। तो इसलिए जो स्प्रिंग है ना, चूंकि वहां पर आपको खुद फोर्स लगा रही होती हैं, तो इसलिए वहां पर ये वर्ड यूज करना मुनासिब नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब यही है कि जब आप वो मतलब है वर्क डन कर रही हैं, तो आप फील्ड से मुकाबला कर रही हैं, तो उसी को हम इंटरेक्शन कह रही हैं। या फील्ड से जो मुकाबला कर रही हैं, जो फील्ड से वर्क डन कर रही हैं फील्ड के अगेंस्ट, तो उसको वो जो आपकी एनर्जी यूज हुई है, वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल जो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, तो ये उसका हम कहती हैं। क्लियर है आमना, समन? नो सर। आपको क्या नहीं समझ आई? सर मुझे आपके इंटरेक्शन वाले पॉइंट की समझ नहीं आई कि आप किस तरह से कह रहे हैं इंटरेक्शन को हम इसमें किस तरह से करें, दोबारा ये कहा रिपीट सकता करें, किसको, अट्रैक्शन को? इंटरेक्शन इंटरेक्शन का मतलब ये है कि आप अगेंस्ट द फील्ड को वर्क कर या रही हैं। आपने पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट किया है इंटरेक्शन से, तो इसको अगर आप प्रॉपर क्लियर कर दें। आपकी वॉइस भी ना इतनी वो क्लियर नहीं आ रही। अब देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टी का जो भी पार्टी है वो फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रही है, क्योंकि ये भी फील्ड किस वजह से आ रहा है, मैथ की वजह से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज। तो ये मैथ की प्रॉपर्टी है, और इसका भी मैथ है। तो जब इसका मैथ है, तो इसका भी फील्ड होगा और इसका भी फील्ड होगा, तो दोनों फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो उस इंटरेक्शन की वजह से फिर वो क्या करती हैं, वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर होती है। कि जब आप बॉडी को अगेंस्ट फील्ड आप मूव करवाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो नीचे खींच रहा है, अट्रैक्टिव फील्ड है, तो ये उस बॉडी को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो अगर बॉडी नीचे आ जाती है तो तब वर्क डन कितना होगा, जीरो। क्योंकि तो तब आपको कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। तो जब वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुई। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर लेके जाती हैं तो तब उसके अंदर जो वर्क डन आप करती हैं, तो फिर उसके अंदर जो है ना वो फिर स्टोर होती है एनर्जी, तो वो फिर हमारे जब आप छोड़ते हैं तो वो फिर उसको एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। क्लियर है कि फील्ड का इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर में। सर अगर हम स्पेस की बात करते हैं या देखिए जी, अगर हम आउटसाइड जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर मतलब कि हमारे पास ग्रेविटी नहीं है, वहां पर एक आपको पॉइंट कोई, ऐसा आता है वहां जहाँ जहाँ पर पर ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं नहीं है है, तो वहां पर इंटरेक्शन वहाँ भी पर नहीं है, वहां पर जीरो हाँ जी, होती तो है। वहाँ पर तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। हाँ जी, लेकिन अगर आप देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखिए तो इसके अंदर आई थिंक जी नहीं आता। उसका भी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। हाँ जी, उसके अंदर के एंड एक्स आता है। ये क्या आता है? कि इसके अंदर तो जी इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर भी है, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है ना, हाँ इलास्टिक जी, पोटेंशियल एनर्जी की। जी। तो देन अगर जी जीरो है तो वहां पर क्या ये होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? आप ना यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हैं। नो, माई इलास्टिक काइंडली जो है पोटेंशियल ना, एनर्जी। अपनी जो वॉइस है ना थोड़ी वो मतलब है, वो आवाज ऊंची से वो बोले, तो आपकी वॉइस ना स्लो आ रही है। ओके सर। सर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर देखिए हमारे पास जी की वैल्यू जीरो है और हम बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, बस इलास्टिक ये एक पोटेंशियल एनर्जी टाइप का है ग्रेविटी से तो पोटेंशियल कोई एनर्जी। लिंक नहीं ना। सर लेकिन ये है तो एक पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है ना, और लेकिन पोटेंशियल एनर्जी देखिए, को हम पोजीशन से ही रिलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो जी उसकी मतलब डिफरेंट नेचर होती हैं। अगर आप ये जो में कोई मैथ है इसको आप ऊपर ले जाएं, ठीक है, यहाँ पर, तो जब आप इसको यहाँ पे ले गए तो इसके अंदर वो ये आप डेफिनेशन सही बता रही हैं कि जो छोटी बुक्स है वहां पर लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोर ड्यू टू द पोजीशन। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh की। चलिए ये आप मुझे बताएं कि ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं? जी सर, जब हमारे पास ग्रेविटी होती है मतलब कि जी की कुछ ना कुछ वैल्यू हो हमारे पास, नहीं, इनसाइड द अगर थोड़ी ग्रेविटेशनल हाइट हो फील्ड। प्रॉपर। हाँ जी। नहीं, सर इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड यूज होता ये है। तो इनसाइड द ग्रेविटी में तो ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है जो आप यूज करते हैं यू वाला, कि माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। ये भी तो आप आगे वो फील्ड के मूव करती हैं, तो ये भी फील्ड के अंदर है, तो दोनों फिर दोनों फार्मूले में क्या फर्क है? सर जो ग्रेविटेशनल ये जो सिंपल एमजीएच लिखा हुआ है ये इनसाइड द ही अप्लाई हो सकते हैं। हम जैसे ही अर्थ से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेंगे तो इसको हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इसमें स्मॉल जी की वैल्यू है। और जबकि जो दूसरा फार्मूला है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला ये हम ये बाहर एब्सोल्यूट भी टेंशन एनर्जी इस्तेमाल का कर फार्मूला सकते हैं नहीं क्योंकि है, कैपिटल जी ये एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी का माइनस जी फार्मूला है नहीं मैम है। और स्मॉल ओके आर अच्छा तो ये इसमें एब्सोल्यूट जी नहीं है। है तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो ये हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे अप्लाई करना चाहूँ, कहीं पे नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं किसी भी प्लेनेट के, नहीं तो किसी भी जो प्लेनेट है ना, या कि उसकी आप ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं ये वाला फार्मूला। किसी की जिसके पास ग्रेविटी है ना, चाहे वो प्लेनेट है या स्टार है, उसके अगर आपने वो मालूम करना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो ये आप फार्मूला वहां पे लगा सकती हैं। तो ये ऑलवेज ट्रू है, चाहे जमीन पे लगाएं, चाहे सूरज पे लगाएं, जहाँ पे मर्जी लगाएं, जी तो ये ऑलवेज ट्रू है। तो यानी कि ये फार्मूला जमीन पे भी लगाया जा सकता है और ये भी फार्मूला जमीन पे लगाया जा सकता है। तो जब ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है तो फिर ये फार्मूला हमें जरूरत की क्यों पेश आई? और आपने पढ़ा था कि जमीन के जब आप ग्रेविटेशन फील्ड के ये आपने वो उसको यूज किया था,
ये जो फार्मूला आपने ड्राइव किया है ना, आपने जमीन के लिए ड्राइव किया हुआ है, तो फिर हमने ये फार्मूला क्यों जरूरत पेश आई? आवाज मेरी कट कौन रही से है या वाला? सही आ रही है? ठीक आ रही है। तो या फिर आप इंटरनेट के इशू है, तो बताएं कि ये फार्मूला जब है तो फिर ये फार्मूले की हमें जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जी की वैल्यू आई थिंक वेरी करती है हाइट के साथ। फिर क्या होता है? सर ये वाला फॉर्मूला स्मॉल और हाइट के उसको लिए एप्लीकेबल है। हम ग्रेविट ये हमारा फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ना स्मॉल हाइट के लिए एप्लीकेबल है। और स्मॉल हाइट के लिए एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि जी की वैल्यू सरफेस पे जो है ना वो एट द सरफेस ऑफ अर्थ। 10 मीटर पर सेकंड रहती है। तो ये तो हम स्मॉल हाइट की बात करें तो सिर्फ से तो आप ऊपर चले गए थे। जी के लिए चेंज होती है, जैसे हमारी डिस्टेंस। ये हमारा, आप बताओ आप क्या कह रहे हो? हमारा आप कंट्रीब्यूट करो, आप क्या सर कह मैं रहे कह हो? रही हूँ सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना ये वाला फॉर्मूला, और जो वेरी वेरी स्मॉल हाइट के लिए एप्लीकेबल है, कि जो बहुत ही स्मॉल हाइट हो, जैसे जहाँ पे आता है नाइन पॉइंट बहुत एट स्मॉल तक जहाँ हाइट हो तो पे। वहां पर फिर क्या होता है ये पूछ रहा हूँ। जी बहुत स्मॉल हाइट हो, वो बात आपकी ठीक है, आप कहते हैं ठीक है, लेकिन बहुत स्मॉल हाइट पे होता क्या है कि जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं? मैंने आंसर लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान करें तो। तो सर वहां पर जी की वैल्यू हो, जी की वैल्यू हो नहीं, जी की कैसा वैल्यू एरिया लूं कांस्टेंट जहां हो। पर जी की, जी, लेकिन अगर हम ऐसे रीजन चूज कर लेते हैं कि जहां पर जी की वैल्यू 0 है तो वहां पर तो नहीं होगी ना, तो चाहे देखिए, हाइट जो भी हो। जब जी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशन फ्लैश एनर्जी हाँ जी। जीरो हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर तो फिर हम उसकी जी जी। ग्रेविटेशन फ्लैश एनर्जी की बात ही नहीं करेंगे। हमने ग्रेविटेशन फ्लैश एनर्जी की बात ही तब करनी है जब हम फील्ड के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब हाँ देखिए, जी। ये जो फार्मूला है आपने वर्ड यूज किया, जब जहाँ जी की वैल्यू हो नो, सिर्फ स्मॉल जी की यहाँ पर बात हो रही है, कैपिटल जी तो ऑलवेज कांस्टेंट है। ये फिर आई थिंक आपकी टाइपिंग का वो है कि आप स्मॉल जी कहना चाह रहे हैं और कैपिटल जी लिखा जा रहा है। हाँ जी, स्मॉल जी है। सर तो स्मॉल जी की वैल्यू भी तो कांस्टेंट है ना, 9.8। तो ये जो फार्मूला है ना, ये आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और और ये जी की मैक्सिमम वैल्यू हाइट पे जी कांस्टेंट की होती वैल्यू है। कांस्टेंट नहीं रहती। हाँ जी, जो थोड़ी सी हाइट के लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो वहां पर जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना मैट्रिक में या एफएससी में, तो वहां पर जो वो इतनी हाइट की बात करते हैं जहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इस वजह से वो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगाती हैं, एमजीएच वाला फार्मूला लगा लेते हैं। लेकिन जब आप इतनी हाइट पे चले जाते हैं कि जहाँ पर जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, तो वहां पर आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप इस फार्मूले की तरफ आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है यहाँ पर आप जब जी की वैल्यू वेरिएबल हो जाती है, ये फार्मूला तब आप लगा सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हमें पता चल गया कि ये आप जब जी की वैल्यू कांस्टेंट है ना, तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। दोनों जब जी की वैल्यू कांस्टेंट है इस फार्मूले से लगाएं और एक स्टूडेंट इस फार्मूले से लगाता है, दोनों के सेम आंसर आएंगे। लेकिन चूंकि ये फार्मूला मुश्किल होता है यूज करने के लिए, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेते हैं। लेकिन ये भी लगा सकते हैं, तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये याद रखें कि ये फार्मूला। सर जी, आप बात कंप्लीट कर लें, मैं फिर करती ये मैंने कर दिया। हूँ। सर ये जो कैपिटल जी है ये वाला तो पॉइंट मैसेज के लिए एप्लीकेबल होगा ना, अगर मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए भी ये कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? मैंने कहा लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट है वहां पर भी इसको लगा सकते हैं, जी ये जी। पूछ रही है जी ना? जी, आप कह रहे हैं ना कि हर दोनों साइड पे लगा सकते हैं, ना पे स्मॉल भी है, और उसकी बात तो समझ आती है कि पॉइंट मैसेज के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे जी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, पर ये जो लेकिन स्मॉल डिस्टेंस के लिए वो जो आप कैसे? बात कर रही है ना कि जो न्यूटन का जो लॉ था वो ये कहता है कि जो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
और ये हमारे पास ये जो कंडीशन है ना, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज, ये दो बातें न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ हमें बताता है। तो ये जो बातें तब तक ट्रू होंगी, तब ट्रू होंगी जब हमारे पास पॉइंट मैसेज हों। ठीक है, समझ आइए कि जब हमारे पास पॉइंट मैसेज जी हों तब हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस 2 मीटर बढ़ाए तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगी, डिस्टेंस 3 मीटर कम करें तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगी। और अगर जितना मैथ बढ़ाते जाए उतना उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में वो आता जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है ना ग्रेविटेशन लॉ के, तो ये ट्रू कब है, जब हमारे पास पॉइंट मैसेज हो। अगर आप कहते हैं कि 100% मैं इनकी जज करना चाहती हूँ कि इनके जो बोला जो है ये वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता, कि मैं देखती हूँ कि पोस्ट वाकई इतने टाइम वो डिक्रीज हो रही है, इतने टाइम डिक्रीज हो रही है, और ये वाकई प्रोपोर्शनैलिटी के साथ आ रहा है, तो वो अगर आपने चेक करना है तो वो फिर आपके पास आता है पॉइंट मैसेज के लिए। अब चूंकि जब हमारे पास हाइट कम होती है तो वहां पर पॉइंट मैसेज तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो फिर आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो फोर्स है ना, अगर आप मालूम करेंगे जी की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, तो उसके लिए फिर आपके पास पॉइंट मैसेज होते हैं। क्लियर है? क्लियर हमारा जी कि असल रूल जो है ना न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ की, वो अगर आपने चेक करनी है तो आपको पॉइंट मैसेज लेकर आना पड़ेंगे। अगर आपके पास पॉइंट मैसेज नहीं है तो फिर जो उसने बातें बताई हैं वो फिर ट्रू नहीं होंगी। तो यहाँ पर वैसे भी हम फोर्स तो निकाल ही नहीं रहे, फोर्स हम यहाँ तो हम निकाल ही क्या रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। सर, मैं फोर्स की बात नहीं कर रही, मैं भी पॉइंट मैसेज की बात कर रही हूँ कि ये जो लॉ है पॉइंट मैसेज के लिए एप्लीकेबल है ना। तो जब डिस्टेंस एप्लीकेबल स्मॉल नहीं, होगा तो वहाँ पे पॉइंट वही मैसेज मैं नहीं बात होंगे। कर रहा हूँ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी जो ये जो रिजल्ट है ना, एप्लीकेबल होने जी का मतलब क्या है कि जो न्यूटन ने रिजल्ट बोले हैं वो बात वो ट्रू होने चाहिए। ठीक है, उसका मतलब एप्लीकेबल होना। तो जब एप्लीकेबल न्यूटन के लॉज हो रहे हैं, न्यूटन की बात सही हो रही है, उसका फिर हम बोलते हैं कि ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, जब न्यूटन के जो बातें हैं वो सही साबित हो ही नहीं रही है तो फिर हम बोले कि ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो ये उस सेंस में होता है एप्लीकेबल या नॉन एप्लीकेबल। ठीक है, ओके। हाँ जी। और क्वेश्चन पूछा था आमना, आपको भी क्लियर है या अभी तक कोई डाउट है? जी सर। आपके क्वेश्चन में वैसे मुझे दोबारा भूल गया है। आप बात कर रही थी इलास्टिक टेंशन एनर्जी के, है ना? वो दोबारा रिपीट कर दे, या बस वो क्लियर हो गया पॉइंट? जी ये सर क्वेश्चन से clear है। आगे क्वेश्चन निकलते चले जा रहे हैं। फ्रैक्शन का वर्ड मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगता है आप वैसे ही वो कह रही हैं, क्लियर आ गया हुआ आपको, आई थिंक तो नहीं है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंटरेक्शन का वर्ड आप यूज करेंगे फील्ड के लिए, क्योंकि फील्ड इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है कि ये आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हम कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो इंटरव्यू में पूछा गया था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगाता है। चलिए आप बताएं कि एक चार्ज सर उनकी दूसरे, फील्ड से डायरेक्ट करती है। वो फील्ड के थ्रू फोर्स लगाता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन का वर्ड हाँ आप जी, कहाँ पर यूज वो फील्ड करेंगे? से फील्ड के डायरेक्ट। लिए यूज करेंगे। और फील्ड हमारे पास दो किस तरह के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। और जहाँ पर आप बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो वहां पर हम ये बोलेंगे कि इट इज द एनर्जी जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू द कंप्रेस्ड
कि जब आप बॉडी को कंप्रेस करती हैं या उसको एक्सटेंड करती हैं, तो जब वो हम अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स हम वर्क डन कर रही होती हैं, तो वहां पर वो वर्क डन जो होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो इसलिए वहां पर वो जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोजीशन की वो फिर किस वजह से आ रही है कि कितना वर्क डन कर रही हैं, कितना बॉडी को कंप्रेस कर रही हैं या बॉडी को वो कर रही हैं। तो ये जो फार्मूला ये हम लगाते हैं ड्यू टू द पोजीशन। तो ये भी जो फार्मूला हम ये भी ड्यू टू द पोजीशन लगा सकती हैं, ठीक है। कि अब देखिए अगर बॉडी फील्ड आपका ये है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक बॉडी आपकी यहाँ पे पड़ी जी हुई सर। है, एक बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो और है, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फील्ड वो कम है, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ज्यादा है। क्योंकि इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ज्यादा है तो इसके पास ज्यादा वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और इसके पास कम होगी। तो पोजीशन के लिहाज से भी आप डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन वो दूसरी जो बात मैं कही थी कि इंटरेक्शन वो वाला बात वो फिर और ये आता है कि एक फील्ड जब बॉडी दूसरे फील्ड के बॉडी से इंटरेक्ट करता है ना, तो तब उसके अंदर वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो भी बात ठीक है। और जो आप कह रही हैं कि ड्यू टू द पोजीशन, वो भी बात ठीक है। लेकिन जो ड्यू टू द पोजीशन है ये आप थोड़े से लो लेवल पे बात करती हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन जो इंटरेक्शन वाली जो बात आ जाए तो वो फिर एडवांस लेवल पे आ जाती है। आप क्लियर है? जी सर, थैंक यू। और ये फार्मूला हम हमेशा नहीं लगा सकते और ये फार्मूला हमारा हमेशा होता है। और फिर ये सारी जो बात थी वो यहाँ से स्टार्ट होती चली गई। तो अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जो मैग्नीट्यूड है वो हमारी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगी तो इट विल नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, तो तब ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करेगी। देन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वैसे टाइम खत्म हो गया है, तो दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करें, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है।